ज्योति जासूसी कांड में पाकिस्तान और दिल्ली में उच्चायोग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योति के संपर्क में दानिश दरअसल आईएसआई एजेंट है और पाकिस्तान हाई कमीशन में आईएसआई एजेंट तैनात होते रहे, भले ही वो दिखावे के लिए कोई और जिम्मेदारियां निभाएं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ज्योति जासूस पर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की साजिश बेनकाब होती जा रही है। ज्योति तो बस एक मोहरा है, आईएसआई के जाल में फंसी मोहरा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जैसे ही पाकिस्तानी वीजा के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंची, वहां से बिछाए गए जाल में फंसती चली गई। वहां तैनात वीजा अधिकारी दानिश दरअसल आईएसआई एजेंट था, जिसने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति जैसे लोगों पर डोरे डाले और फिर जासूसी के लिए स्लीपर सेल तैयार किया। ज्योति समेत कई लोगों को अपने जासूसी के जाल में फंसाने वाले एहसान उर रहमान उर्फ दानिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भले ही एहसान उर रहमान उर्फ दानिश पाक हाई कमीशन दिल्ली में वीजा अधिकारी के तौर पर काम करता था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक आईएसआई एजेंट था। आज तक को जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक एहसान उर रहमान उर्फ दानिश इस्लामाबाद में पाकिस्तान आईएसआई में पोस्टेड है। उसका वीज़ा साल 2022 में इस्लामाबाद से ही जारी किया गया था। अब एहसान उर रहमान उर्फ दानिश उसका असली नाम है या आईएसआई ने उसे कोड नेम दिया था, ये जांच का विषय है। ज्योति मल्होत्रा को अपने जाल में फंसाने वाला आईएसआई एजेंट दानिश को पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा टेस्ट पर नाम पता बदल कर रखा गया था। 21 जनवरी 2022 को उसका वीजा तैयार हुआ। वीजा में नाम एहसान उर रहमान है। दानिश की तरह ही आबिद और ताहिर हुसैन को वीजा डेस्क पर लाया गया था, जिसकी पोल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्टिंग ऑपरेशन से खोली थी। 5 साल पहले 31 मई को दोनों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान वापस भेजा गया था। राणा मोहम्मद जिया नाम के एजेंट की पोल 2021 में खुली थी। हाई कमीशन में उसे भी वीजा डेस्क पर लाकर आईएसआई स्लीपर सेल तैयार करवा रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाक हाई कमीशन दिल्ली में आईएसआई रैकेट का खुलासा हुआ है। साल 2021 और 22 में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाक हाई कमीशन दिल्ली में काम करने वाले 2 अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें खुलासा हुआ था कि दोनों आईएसआई के एजेंट थे। कैमरामैन रोहित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हाई कमीशन दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे हमेशा से साजिश का अड्डा बनाया, इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ आईएसआई का गढ़ बनाया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई फर्जी नाम पता से यहाँ स्टाफ भरता है, फिर चाहे वो वीजा अधिकारी हो या ड्राइवर, क्लर्क हो या फिर कुक। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ की संख्या में भारी कटौती की, हर संदिग्ध को वापसी का रास्ता दिखाया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अब और कौन सी जानकारियां बाकी हैं ज्योति से निकलवाने के लिए जो उसकी डिमांड बढ़ानी पड़ी है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए हैं नेहा, जो ज्योति और बाकी अक्यूज्ड के, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट से और जो डिजिटल एविडेंस हिसार पुलिस के पास है उससे ज्योति को कन्फ्रंट कराएगी हिसार पुलिस। इस वजह से 4 दिन की रिमांड ली गई है। उसके अलावा ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये काफ़ी सीक्रेट तरीके से अब आगे बढ़ा रही है हिसार पुलिस। वो अलग बात है कि इसके साथ सेंट्रल एजेंसी भी इंट्रोगेट कर रही है, न सिर्फ ज्योति को और बाकी लोगों को। साथ ही साथ पाक हाई कमीशन से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे इस बारे में भी जानकारी की जा रही है, क्योंकि जो एहसान उर रहमान उर्फ दानिश जो एजेंसी है उसका मानना हो सकता है ये भी असली नाम न हो, क्योंकि पाकिस्तान जो आईएसआई है वो पाक हाई कमीशन में जिनको भी भेजती है उनमें से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान आईएसआई के अफसर होते हैं, जिनको यहाँ वीज़ा ऑफिसर, कुक, ड्राइवर और अलग अलग पोस्ट पर पाक हाई कमीशन दिल्ली में तैनात किया जाता है। लेकिन उनका काम जासूसी करना ही होता है,
कई बार साल 2020-21 में एजेंसियों ने बकायदा पाक हाई कमीशन दिल्ली में तैनात अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन तक कर लिया था। सबूतों के साथ इस बात का खुलासा किया था कि आईएसआई के अधिकारी पाक हाई कमीशन में तैनात होते हैं। दानिश के बारे में भी खुलासा हुआ है कि इस्लामाबाद से उसका पासपोर्ट जारी हुआ था, उसका वीजा भी इस्लामाबाद से जारी हुआ था और इस्लामाबाद में ही आईएसआई के किसी दफ्तर में वो पोस्टेड है। लेकिन उसका असली काम जासूसी का रैकेट फैलाना, उनको लोगों को अपने जाल में फंसाना और फिर जासूसी करवाने का था। और इसी वजह से उसे भारत से पाकिस्तान भेजा गया था। लेकिन उसके कांटेक्ट में कौन कौन लोग थे और खासतौर से जैसे आपने ज्योति की बात की, जो डिजिटल एविडेंस है उससे कन्फ्रंट कराना, इसलिए रिमांड पर लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जासूसी कांड में गिरफ्तार ज्योति को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अदालत ने उसे फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ज्योति से तकनीकी साक्ष्य यानी कि डिजिटल एविडेंस को वेरीफाई कराना चाहती है। वहीं जासूसी मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को लेकर भी ज्योति से सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं, जांच की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड की अहम किरदार है, जिसे एनआईए, आईबी और अन्य एजेंसियां 5 दिन से पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड की सबसे अहम राजदार, वो चेहरा जो पाकिस्तान तक पहुंचा। वो 5 दिनों से हिसार पुलिस की रिमांड में थी। जांच के लिहाज से ये 5 दिन बेहद अहम थे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हिरासत के दौरान हिसार पुलिस को कोई अहम सबूत हाथ नहीं लगे हैं। 17 मई को पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार किया था। लगे हाथ उसके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस भी जब्त किए। अब तक उन डिवाइस के डेटा खंगाले जा रहे हैं। अब हिसार पुलिस क्या कह रही है, ये भी देख लीजिए। पुलिस की माने तो ज्योति कुछ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के संपर्क में थी, कुछ संवेदनशील जानकारियां भी साझा की थी। हिसार पुलिस ने ज्योति के 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे। फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा था, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस की माने तो किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक ज्योति की पहुंच की जानकारी नहीं मिली है। उसके व्हाट्सएप चैट पर भी पुलिस बयान देने से बच रही है। ज्योति के 4 बैंक अकाउंट्स की जांच चल रही है, लेकिन पैसों के लेन देन की जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे अहम ये कि ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किसी आतंकी संगठन से उसका कनेक्शन था या नहीं। प्राथमिक रूप में ये जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ संपर्क में थी। उसे एक एसेट बनाया जाना था, यानी स्पाई बनाने की तैयारी की जा रही थी। ये भी सामने आ रहा है कि उनका जो लैपटॉप है और मोबाइल फोन है, उनको फोरेंसिक के लिए जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच में ये कड़ी जोड़ना जरूरी है हरियाणा पुलिस के लिए, क्या ज्योति मल्होत्रा अकेली थी या उनके साथ संपर्क में और भी कोई था। बीते 5 दिनों में ज्योति से हिसार पुलिस के अलावा कई केंद्रीय एजेंसियों ने पूछताछ की है और कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। ज्योति से दानिश के साथ संबंध पर सवाल हुए हैं। पूछा है कि दानिश से कब और कैसे मुलाकात हुई, किन किन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो दानिश के संपर्क में थी, दानिश ने पाक दौरे के लिए कैसे मदद की, क्या किसी के कहने पर पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाए, पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों के दौरे के लिए किसने फंडिंग की। पाक खुफिया अधिकारियों से कनेक्शन को लेकर ज्योति पर शिकंजा कसा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत के बाद से आईएसआई की जासूस ब्रिगेड पर जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा ये हुआ कि पहलगाम हमले से पहले भी आईएसआई ने बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का स्लीपर सेल एक्टिव मोड में था, लेकिन 3 महीने के लंबे ऑपरेशन के बाद वो साजिश बेनकाब हो गई। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की जान ली थी। ये ऐसी साजिश थी जिसका बदला हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से लिया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तानी थी। इसकी पूरी प्लानिंग के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग था। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। टेररिस्तान बन चुके पाकिस्तान से ही आतंकियों की घुसपैठ हुई थी।
और अब उसी पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुलासा हुआ है कि आईएसआई ने पहलगाम से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। दिल्ली में आईएसआई के स्लीपर सेल का जाल फैला था और वही स्लीपर सेल आतंकी हमले को अंजाम देने में जुटा था। जनवरी 2025 से मार्च 2025 लगभग 3 महीने तक सेंट्रल एजेंसियों ने खुफिया तरीके से ऑपरेशन चलाकर आईएसआई के दिल्ली के स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और नेपाली नागरिक अंसारुल मियां अंसारी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए थे। अंसारुल मियां अंसारी ने बताया था कि आईएसआई के अधिकारियों ने बताया था कि दस्तावेज को वो सीडी में कन्वर्ट करके पाकिस्तान भेजे। अंसारुल मियां अंसारी ने दिल्ली के कई इलाकों की रेकी की थी। जाहिर सी बात है, पहलगाम के पहले सेंट्रल एजेंसियों ने यह ऑपरेशन चलाकर आईएसआई के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया था। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की चोट ने आईएसआई की साजिशों को सदमा दे दिया। पहलगाम से पहले आतंकी हमलों की साजिश की जानकारी मिलते ही मेगा ऑपरेशन चला। दिल्ली में केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहीं। 3 महीने तक आतंकी नेटवर्क खंगाले गए। तब हाथ आया आईएसआई का शातिर जासूस अंसारुल मियां अंसारी। पहलगाम हमले से पहले आईएसआई की आतंकी साजिशों का पूरा सच अंसारुल ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बताया। अंसारुल उस वक्त पकड़ा गया जब वो दिल्ली से पाकिस्तान जाने के फिराक में था। नेपाल रूट से वो पाकिस्तान जाना चाहता था। वो भारतीय सेना से जुड़े अहम कागजात आईएसआई को सौंपना चाहता था। गिरफ्तारी के दौरान सेना से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए, जिससे आतंकी हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। अंसारुल से पूछताछ के बाद रांची से अखलाक आजम नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। खुलासा यह भी हुआ है कि नेपाली मूल का अंसारुल 2024 में पाकिस्तान गया। वहां वो 1 महीने रुका। उसके आईएसआई के बड़े अधिकारियों से मुलाकात हुई। उन अधिकारियों ने बाबरी मस्जिद और सीए एनआरसी जैसे मुद्दों का हवाला देकर अंसारुल का ब्रेन वॉश किया। उसे जासूसी की ट्रेनिंग दी गई और फिर वो जासूसी के लिए नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गया। लेकिन आईएसआई की साजिश नाकाम हो गई। केंद्रीय एजेंसियों की सतर्कता ने पहलगाम से पहले ही किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। वहीं दिल्ली में पकड़ा गया आईएसआई का जासूस अंसारुल नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था और नेपाल के रास्ते ही पाकिस्तान वापस जा रहा था। ये नेपाल रूट पाकिस्तान बार बार अपनाता था क्योंकि घुसपैठ के लिए ये रूट बेहद सेफ है। दरअसल नेपाल की सीमाएं बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के कई जिलों से सटती हैं। वहां से वीजा भी नहीं लगता है, लिहाजा पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में वो जुटा था। एलओसी पर पाकिस्तान मात खाया तो अब दिलबिला रहा है। पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुंह की खाई तो अब बेचैन है। पाकिस्तान की बेचैनी आतंकी घुसपैठ कराने के लिए। वो आए दिन दहशतगर्दों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पश्चिमी फ्रंट पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बाद पाकिस्तान अब नए टेरर रूट पर भरोसा कर रहा है। पाकिस्तान के इस नए टेरर रूट को जान लीजिए। आईएसआई के जासूस या आतंकियों को पहले दुबई या शारजा भेजा जाता है। वहां से विमान से वो काठमांडू पहुंचते हैं। फिर सड़क मार्ग से वो बिहार के रक्सौल, यूपी के सनौली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज या पश्चिम बंगाल के जिलों में घुसपैठ करते हैं। इसी रूट को लेकर खुफिया सूत्रों के हवाले से अब बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी संदिग्धों के साथ पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की साजिश रच रहा है ताकि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हायर हेडक्वार्टर से, जिसमें कि कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक जो बांग्लादेश से एंटर हुए हैं नेपाल में और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारी सीमा चौकियां सारी की सारी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे है इस संबंध से भी, और चूंकि अभी पूरे देश में थोड़ा सा अलर्ट का माहौल भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह झटका खाने वाला पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो किसी भी हद तक जाकर साजिशों को अंजाम देना चाह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घबराया पाकिस्तान अब आतंकियों को नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल करने के प्रयास में है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान नए मौके तलाश रहा है जिससे किसी तरीके से
आतंकियों को या संदिग्ध बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश कराया जा सके। कमांडेंट सीमा सशस्त्र बल के गंगा सिंह ने दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक, जो एजेंसीज के इनपुट आ रहे हैं उनके मुताबिक 30 से 35 संदिग्ध पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पार करने की फिराक में हैं। वो जिस बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं वो नेपाल बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगता है, फिर चाहे वो महाराजगंज हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो या गोरखपुर हो, जिसे लेकर अब एसएसबी जवानों की तैनाती तो बढ़ा ही गई है। उन्होंने गश्त और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। हफ्ता भर पहले ही नेपाल सीमा पर 65 लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने रोका था, उनसे पूछताछ की थी। उधर पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नेपाल सीमा पर अलर्ट करने के निर्देश दिए। पाकिस्तान की बौखलाहट लाजमी है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत के खिलाफ उसकी हर आतंकी साजिश नाकाम होगी। दिल्ली से अरविंद ओझा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।